देखेंगे क्लास 8 का, और ये स्पेशली साइंस होगा। ऑलरेडी मैंने जो है वो 6 और 7 पूरा कंप्लीट कर दिया है साइंस सेक्शन का। तो आज हम लोग देखेंगे आपका जो है क्लास 8 का। तो इसमें आपका 18 चैप्टर है, तो कुछ आज देखेंगे, कुछ कल देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर का नाम है, जैसे आपका फसल उत्पादन और प्रबंध को देखेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो पाए आपको। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न आपका बोला जा रहा है क्या कि सही बताना है, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि सही क्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रथम भारत में जो है फसलों को ऋतु के आधार पर सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। ये होता ही है, एक रबी होता है और एक खरीफ होते हैं। इस फसलों के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताया जा रहा है कि खरीफ फसलें जो है वो स्पेशली ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, और रबी की जो फसलें हैं वो आपका शीत ऋतु में बोई जाती है। तो ये क्या है हो जाएगा, तो ये आपका स्पेशली बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी रबी की जो फसलें हैं वो आपका कब बोई जाती है, तो आपका ठंडी में। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 गलत है और 2 जो है वो स्पेशली सही है, ठीक है ना। क्योंकि खरीफ की फसलें जो है वर्षा ऋतु में यानी जून से सितंबर में आपका जो है वो बोई जाती है, न कि ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, उसके बाद आपका मूंगफली हो गया, कपास आदि जो है खरीफ की फसलें हैं, तो वर्षा ऋतु हो जाता, ना कि आपका ग्रीष्म ऋतु। यहाँ पे रबी फसल के बारे में आप बात करते हैं कि आपका जो है रबी फसल की जो फसलें होती है वो शीत ऋतु में उगाई जाती है। गेहूं हो गया, चना हो गया, उसके अलावा आपका मटर हो गया, सरसों एवं अलसी रबी की आपकी फसलें हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और जो है सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में भी आपका उगाई जाती हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको सही बताना है, क्या हो जाएगा सही में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैविक खाद के संदर्भ में विचार करना है, तो आपको सही बताना है, ठीक है ना। इसमें आपका मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है, जैविक खाद से बिल्कुल सही है। इसमें आपका मिट्टी भुरभुरी एवं असरंध्र हो जाती है, ये भी आपका सही है। इससे आपका मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो आपका 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। देख लीजिए डिटेल में यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपर्युक्त आपका सभी कथन क्या है, तो आपका सही है, ठीक है ना। जैविक खाद जो है वो स्पेशली क्या होते हैं कि आपके रासायनिक जो होते हैं, रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा अधिक जो है वो अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना। कौन सी खाद, तो स्पेशली आपका जैविक खाद, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। जहाँ एक तरफ जो है वो जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है, तथा यह आपका मित्र जीवाणुओं की संख्या में क्या करती है, वृद्धि करती है। वही एक तरफ से आपका रासायनिक उर्वरक के जो है अत्यधिक उपयोग से आपका जो है मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है, और ये जल प्रदूषण के आपके स्रोत भी बनते हैं। रसायनों का जो उपयोग है वो कीटनाशी एवं आपका खरपतवारनाशी के रूप में किया जाता है। 2,4-D जो है आपका क्या है, तो खरपतवारनाशी का एक उदाहरण है। इन सभी में आपका रसायनों की उपस्थिति सम्मिलित रूप से आपका मृदा में रसायनों की मात्रा को क्या कर देते हैं कि ये बढ़ा देते हैं। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग इन सभी रसायनों की उपस्थिति में सम्मिलित रूप से मृदा में रसायनों की मात्रा को बढ़ा दिया जाएगा। और 2,4-D जो है वो बीपीएससी में भी पूछा गया है, और आपका जो है घटना चक्र में भी दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा कि खरपतवारनाशी है ये आपका। कॉड लीवर के संदर्भ में बात किया जा रहा है, तो ये आपका डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव में पाया जाता है, तो मेढक में, सांप में, मछली में, या इनमें से कोई में भी नहीं, ठीक है। तो देख लीजिए किस में पाया जाता है, स्पेशली ये आपका मछली में ही पाया जाता है, राइट है। यहाँ पे कॉड लीवर जिसको हम लोग कॉड लीवर तेल यानी मछली से प्राप्त होता है, इसमें आपका विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसमें आपका जो है अन्य कई आपका पोषक तत्व भी उपस्थित होते हैं। किसमें, तो आपका जो है विटामिन जो आपका कॉड लीवर है उसमें, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो है वो सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में निम्नलिखित जो है वो पर आपको विचार करना है और असत्य को बताना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल पढ़ लीजिए। यहाँ पे छिड़काव तंत्र का उपयोग जो है असमतल भूमि के लिए आपका उचित है, वहाँ पे जहाँ
जल कम आपका जो है मात्रा में उपलब्ध है। छिड़काव, दूसरा देखिए छिड़काव विधि जो है वो बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। यहाँ जो है वो ड्रिप तंत्र के बारे में बोला जा रहा है कि इसमें आपका ड्रिप सिस्टम जिसको बोलते हैं में आपका जल जो है बूंद बूंद पौधों की आपके जड़ों में गिरता है, इसलिए ये आपका फलदार पौधे जो है वो बगीचे में पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका नहीं है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि ड्रिप विधि जो है जल की बर्बादी नहीं है, अतः यह आपका क्या हो जाएगा कि जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है। तो ये सभी सही है, लेकिन कौन सही नहीं है, तो आपका सी हो जाएगा क्योंकि ये अच्छा है। ठीक है, देख लेते हैं, सी हो जाएगा। ड्रिप विधि में जल जो है बूंद बूंद पौधों की जड़ों में आपके गिरते हैं, जिसकी वजह से जो है पौधे इस जल का जो सर्वाधिक उपयोग कर पाते हैं और जल की हानि न्यूनतम होती है। इसलिए ये आपका फलदार पौधे और बगीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो स्पेशली सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं है तो खरपतवार की से सुरक्षा के लिए तो देखिए कौन सही नहीं है, तो ये आपका बी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि खरपतवार नाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय जो है खरपतवार के पुष्पन एवं बीज बनने के बाद होता है, तो यही आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि खरपतवार हटाने का जो है वो सर्वोत्तम समय उनके पुष्पन और बीज बनने से पहले होता है, तो 2 गलत हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, खरपतवार को हटाने का सर्वोत्तम समय उसके पुष्पन और बीज बनने के पहले होता है। इसकी वजह से बीज के कारण खरपतवार पुनः उग नहीं पाते हैं। अगर बीज बनने के बाद जो है खरपतवार को नष्ट किया जाएगा तो कुछ बीज जो है मिट्टी में मिलकर के पुनः आपका वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु है। ठीक है, तो ये क्या है, तो आपका सूक्ष्म जीव हो गया। मित्र और शत्रु को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में जो है विचार करना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो है वो बताना है कि चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए जो है विषाणु द्वारा होते हैं, टाइफाइड और खसरा जो है वो जीवाणु द्वारा होते हैं, अतिसार और मलेरिया जो है प्रोटोजुआ द्वारा होता है। तो देख लेते हैं कौन सा सही है, तो ये स्पेशली आपका जो है 1 और 3 सही है। यहाँ पे क्या है, टाइफाइड और खसरा जो है वो आपका जीवाणु से नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, 1 और 3 जो है वो स्पेशली आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से एक तो सही है। ठीक है, यहाँ पे 1 और 3 जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, और 2 गलत है क्योंकि खसरा जीवाणु से नहीं बल्कि वायरस से होता है। ठीक है, एक तो आपका जो है आपका क्या हो गया, तो चलिए जुकाम और इन्फ्लुएंजा एवं आपका अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। जानवरों में गाय के आपके खूर एवं मुंह के रोग भी आपके विषाणु द्वारा होते हैं। ठीक है ना, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम सूक्ष्म जीव, उनमें से जो होने वाले रोगों और आपका रोगों के संचरण के लिए जो तरीके दिए गए हैं कि खसरा क्या है, स्पेशली आपका वायरस के लिए होता है, वायरस से होता है। ठीक है, और ये वायु से संचरण करता है। चिकन पॉक्स आपका जो है वायरस होता है और वायु या सीधा संपर्क में भी आ जाएंगे। मान लीजिए पेशेंट को आपने छू दिया तो आपको भी हो जाएगा इन्फेक्शन। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपका पोलियो हो गया, तो ये भी वायरस की वजह से ही होता है, विषाणु जल और वायु से होता है। हेपेटाइटिस ए भी आपका वायरस है, जल से होता है। क्षय रोग जो है वो स्पेशली जीवाणु है और ये आपका वायु से होता है। आगे बताया जा रहा है क्या, हैजा जो है स्पेशली क्या है, तो हैजा क्या होता है कि आपका जीवाणु होता है, ये जल और भोजन से होता है। टाइफाइड जो ऊपर दिया होता तो जीवाणु से था, लेकिन खसरा वायरस से था। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जल हो जाएगा। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ और मच्छर, ठीक है, इससे होता है। स्पेशली अतिसार भी प्रोटोजोआ से होता है और जल से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि कौन सही सुमेलित है, तो ठीक है, तो शैवाल जो है स्पायरोगैरा जो है वो शैवाल का एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल सही है। प्रोटोजोआ जो है क्लाइडोमोनास नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कवक क्या, तो राइजोपस आपका होता है, ब्रेड मोल्ड होते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाए, तो 1 और 3 सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या, उपर्युक्त सूक्ष्म जीवों में स्पायरोगैरा और
क्लेमाइडोमोनास जो है वो शैवाल का एग्जाम्पल है। प्रोटोजोआ के समान उदाहरण जो है वो अमीबा है और आपका क्या है, पैरामीशियम है। राइजोपस आपका जो होता है ब्रेड, मोल्ड और पेनिसिलियम और एस्परजिलियस कवक के उदाहरण है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है स्पेशली बताया जा रहा है क्या कि आपका राइजोपस जो है वो ब्रेड मोल्ड हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलियस कवक के आपका उदाहरण है, ठीक है। सूक्ष्मजीव जो है एक कोशीय के होते हैं, जैसे कि आपका जीवाणु, कुछ आपका शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा जो बहुकोशिकीय जैसे कि शैवाल और कवक। कुछ सूक्ष्मजीव जो दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ जो है अनन्य स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अमीबा जो है वो या जैसे आपका जो है सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो दूध से दही बनने के लिए जो है प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है, तो जीवाणु बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें दूध से आपका दही बनने की प्रक्रिया में जीवाणु की आवश्यकता होती है। दही में अनेक जो है वो सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें जो लैक्टोबाइसिलस जो है नामक जीवाणु प्रमुख होते हैं, जो आपको दूध में जनन कर उसे जो है दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु जो है पनीर हो गया, चीज़, अचार और अनेक खाद्य पदार्थों के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले जो आपका श्वसन प्रक्रिया में जो है खमीर यानी ईस्ट निम्नलिखित में से किसको उत्पादित करते हैं, तो ये आपका स्पेशली किसको करेंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पादित करते हैं, तो बी हो जाएगा। देखिए डिटेल में, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले जो खमीर यानी ईस्ट जो है तीव्र गति से जनन करते हैं तथा अपनी श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के जो बुलबुले होते खमीर वाले आपके खाद्य पदार्थ का आयतन बढ़ा देते हैं। यही आपका बेकिंग उद्योग में खमीर के उपयोग का जो आधार है, जिसे ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कौन सा जो सही है, ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मिलान करना है आविष्कार और आविष्कारकर्ता। तो पेनिसिलियम क्या है, तो ये लुई पाश्चर हो जाएंगे, किनवन का तो ये लुई पाश्चर हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा 3 हो जाएगा। उसके पेनिसिलियम के क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। चेचक एडवर्ड जेनर हो जाएंगे, तो आपका 2 हो जाएगा। बेसिलस आपका एंथ्रेसिस क्या होता है, तो रॉबर्ट कोच हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 हो गया, ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि किण्वन के आपका अल्कोहल में जो है परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, ठीक है। चीनी के आपका अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। लुई पाश्चर ने आपका किण्वन की जो खोज सन आपका 1857 में की थी। पेंसिलियम की खोज जो है वो 1929 में आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा आपका किया गया था। पेंसिलियन एक आपका प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक है, जो आपका बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और जो आपका एरिथ्रोमाइसिन जो है वो सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक हैं, जिन्हें जो है कवक और जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है। चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर द्वारा आपका जो है सन 1798 में की गई थी। यदि यदि मृत एवं आपका अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को जो है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए, तो शरीर की जो है कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए जो है प्रतिरक्षी उत्पन्न करके आपका रोग कारक को नष्ट कर देती है, ठीक है। यही आपका जो अवधारणा है टीके के विकसित किए जाने का आधार है। आगे बताया जा रहा है क्या कि रॉबर्ट कोच ने जो है वो स्पेशली 1876 में जो है बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की जो है वो खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारण है, ठीक है। किसने, तो आपका रॉबर्ट कोच ने। एंथ्रेक्स हो गया, उसके अलावा जो है मनुष्य मवेशी में होने वाले खतरनाक रोग है, ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों में होते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा सही है, ठीक है, तो देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका एक रोग दे दिया और एक रोग वाहक हो गया, ठीक है। तो सही सुमेलित करना है, तो देखिए हैजा है, तो हैजा किससे होता है, घरेलू मक्खी से होता है, तो ये सही है। मलेरिया जो है वो मादा एडिस मच्छर से होता है, नहीं। डेंगू जो है
मादा एनाफ्लीज से होता नहीं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका ए सही हो जाएगा, 2 और 3 गलत है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका घरेलू मक्खी हैजा रोग के वाहक का कार्य करती है। मादा एनाफ्लीज जो है मच्छर मलेरिया परजीवी, ठीक है, मादा जो है एनाफ्लीज मच्छर जो है मलेरिया परजीवी जो है प्लाज्मोडियम के वाहक के कारण होता है। और मादा एडीज जो होते हैं वो डेंगू के जो है वो आपका विषाणु का वाहक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मादा एडीज जो है आपका डेंगू के लिए होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डेंगू ये एडिस के लिए हो जाएगा और आपका जो ऊपर वाला जो है वो एनाफ्लीज हो जाएगा। ठीक है, तो मलेरिया क्या हो जाएगा, तो आपका आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे पादप है और यहाँ जो है पादप रोग कारक आपका सूक्ष्म जीव को देखेंगे, स्पेशली ये जो है सही सुमेलित बताना है। ठीक है, तो नींबू जो होता है कैकर आपका जो है जीवाणु की वजह से होता है, बिल्कुल। गेहूं की रस्ट होती है आपका क्या होती है, कवक, ये भी होता है। भिंडी की पीत होती है तो आपका पीला हो जाना जिसको बोलते हैं, तो वायरस की वजह से तो आपका डी हो जाएगा, तीनों सही है। नींबू कैकर जीवाणु वायु, गेहूं की रस्ट कवक और वायु एवं बीज, भिंडी की पीत जो है वो विषाणु कीट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है खाद्य परिरक्षण रक्षकों के संदर्भ में, तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड आपका जो है सामान्य खाद्य परीक्षण है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग जो है वो खाद्य परीक्षण में किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सही बताना है। तो ये आपका दोनों जो है वो में से आपका जो है दोनों सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपका जो है स्पेशली सोडियम बेंजोएट क्या है, तो ये आपका एवं सोडियम मेटा बाइसल्फाइड आपका सामान्य खाद्य परीक्षक है, तो आपका मेटा बाइसल्फाइड भी है। आगे बताया जा रहा है कि नमक हो गया, चीनी, खाद्य तेल, सिरके का जो उपयोग जो है खाद्य परिरक्षण में किया जाता है। ठीक है, तो जैसे अचार वगैरह सिरका मतलब ये बनाते हैं ना मुरब्बा वगैरह, तो इसमें डालते हैं ना सब कुछ। चलिए, दोनों सही हो गया। डिटेल देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों कथन जो है वो सत्य है और सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों को संदूषित कर देते हैं। खाद्य पदार्थों को जो संदूषण से बचाने के लिए खाद्य परीक्षकों का जो है उपयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटा बाइसल्फाइड आपका सामान्य परिरक्षक है। जैम और स्क्वैश बनाने में इसे आपका रासायनिक जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नमक, चीनी, खाद्य तेल तथा सिर का उपयोग भी आपका सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए जो समान रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए नमक हो गया, खाद्य तेल और सिरके का उपयोग जो अचार के संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, तथा आपका चीनी का उपयोग जो है जैम, जेली और स्क्वैश आदि जो है वो परिरक्षण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पौष्टिकीकृत आपका दूध के संदर्भ में बात किया जा रहा है कि यहाँ पे कौन सही होगा। ठीक है, सही की बात की जा रही है। पौष्टिकीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि आपका सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, बिल्कुल सही होता है। ठीक है, पौष्टिकीकृत का मतलब ही होता है कि ये सूक्ष्म जीवों से, ठीक है, तो उसको मार दिया गया है। स्पेशली दूध की आपकी पौष्टिक करने के लिए जो है वो इसे जो है 70 डिग्री सेल्सियस पे आपका 15 से 30 मिनट के लिए जो गर्म किया जाता है, फिर एकाएक जो है वो ठंडा कर उसका भंडारण किया जाता है। तो यही आपका गलत है, ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका एक जो है वो सही है। पौष्टिकित दूध को बिना जो है उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि आपका सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। पौष्टिकृत करने के लिए जो दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे आपका 15 से 30 सेकेंड के लिए जो है गर्म किया जाता है। मिनट बोला था ना ऊपर में, तो ये मिनट नहीं सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे और फिर आपका एकाएक ठंडा करके उसके भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से आपका सूक्ष्म जीवों की क्या होती है कि आपका वृद्धि रुक जाती है, तथा कथन बी जो है गलत है क्योंकि सेकेंड होता ना कि आपका मिनट। इस प्रक्रिया की खोज जो है वो आपका लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिकों ने की थी। इसके नाम पर ही इस प्रक्रिया को जो है पौष्टिकृत कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन चक्र से संबंधित कौन सा जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन चक्र से कौन सा जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे स्पेशली जो है वो देख लीजिए, तो पूरा ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। मिट्टी में आपका उपस्थित शैवाल, जीवाणु
या फिर आपका नीले हरे शैवाल जो होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके जो है नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। इसका अवशोषण पौधे करते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पौधे पे जो है आपका निर्भर करने वाले जो है जंतु पौधे से आपका उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उसके अलावा पौधों और जंतुओं की मृत्यु के बाद जो है मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट की नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो आपको पौधों द्वारा जो है पुनः उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है कुछ आपका विशिष्ट पौधे जो होते हैं वो आपका जंतु नाइट्रोजनी यौगिकों को जो है नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो आपका वायुमंडल में चली जाती है। तो यही आपका जो है क्या हो जाता है, तो आपका डी सही गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए बी और सी जो है सही है। दोनों पौधे एवं आपका जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु यानी राइजोबियम हो गया, नीले हरे शैवाल और कभी कभी तड़ित विद्युत जो है वो द्वारा आपका वायुमंडल को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके जो है नाइट्रोजनी गैसों में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। पौधे इन आपका यौगिकों का अवशोषण करके जो है प्रोटीन एवं आपका अन्य जो है वो यौगिकों का जो है संश्लेषण करते हैं। इसका जो है प्रयोग जो है स्पेशली प्रयोग जो है पौधे पर आपका निर्भर जंतुओं द्वारा किया जाता है। पौधे और जंतुओं की मृत्यु के बाद जो है मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और कवकों द्वारा जो है नाइट्रोजन अपशिष्ट का जो है वो आपका नाइट्रोजन अपशिष्ट का नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिसका उपयोग जो है पुनः पौधे कर सकते हैं। नाइट्रोजन चक्र के अंतिम आपका चरण में कुछ आपका विशिष्ट जीवाणुओं द्वारा जो है नाइट्रोजनी यौगिकों को जो है वो नाइट्रोजन यौगिकों को जो है नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। परिणामतः जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग आपका स्थिर रहती है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। सजीव में से नाइट्रोजन सभी सजीवों का जो है आवश्यक घटक संगठक होता है, जो आपका प्रोटीन और पनहरित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड या फिर विटामिन में आपका जो है उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तो हमने देख लिया, चलिए अब हम लोग चैप्टर 3 को देख लेते हैं। यहाँ पे संश्लेषित आपका रेशे और प्लास्टिक को देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि आपको विचार करना है कि स्पेशली जो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, तो पेट और प्लास्टिक जो है प्राकृतिक नहीं है, कपास प्लास्टिक का है, तो ए हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो है वो आपको बताया जा रहा है कि बहुलक जो होते हैं वो छोटी इकाइयों में मिल करके बनी एक आपका बड़ी इकाई है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों ही प्रकार के होते हैं। कपास एक जो है प्राकृतिक बहुलक है, जो आपका सेलुलोज कहलाते हैं। सेलुलोज जो है वो बड़ी संख्या में जो है वो ग्लूकोज इकाई द्वारा आपका निर्मित होता है। ऊन, रेशम, कपड़ा आदि जो होते हैं स्पेशली आपका जो प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण होते हैं, ठीक है। संश्लेषित जो रेशे होते हैं पेट्रो रसायन के जो है रासायनिक आपका प्रक्रम से आपका प्राप्त होते हैं। पेट एक आपका क्या होता है, तो आपका एक संश्लेषित आपका बहुलक है, ठीक है। तो क्या होते हैं, ये संश्लेषित बहुलक है, प्राकृतिक नहीं। जो आपको पॉलिएस्टर का जो है सुपरिचित उदाहरण है, ठीक है। पॉलिएस्टर को ही आपका पेट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ इसका जो है प्रयोग जो बोतल, बर्तन, उसके अलावा फिल्म, तार और अन्य उपयोगी उत्पादों के लिए किया जाता है। याद रखिएगा जो पानी का बॉटल पीते हैं वो, ठीक है ना। संश्लेषित उसके अलावा जो है रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है, ठीक है। पॉलीथीन आपका जो पॉली और एथीन प्लास्टिक का उदाहरण आपका प्लास्टिक का उदाहरण है, यानी पॉलीथीन दो चीज़ों से बना है, पॉली और एथीन से बना है। तो पॉलीथीन आपका प्लास्टिक का उदाहरण है। प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारा जगह जो है प्लास्टिक से बहुत सारे रोड भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही टिकाऊ होते हैं, अतः यह आपका पर्यावरण जो है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन मिलान सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा मिलान सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा दूर कर देती हूँ आपके लिए मैं। तो रेयॉन क्या होता है, तो रेयॉन आपका एक कृत्रिम आपका क्या होता है, रेशम होता है, ठीक है। तो 2 हो जाएगा। नाइलॉन जो है इसका निर्माण जो है कोयले और वायु से किया जाता है। एक सेकेंड रुकिएगा, चलिए यहाँ देख लीजिए। रेयॉन क्या होता है, स्पेशली आपका एक कृत्रिम रेशम होता है, ठीक है। तो 2 हो गया। नाइलॉन क्या हो गया, तो ये आपका इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से होता है, तो 1 हो गया।
टेरिलीन क्या होता है, तो आपका इसका उपयोग जो है आपका यह एक पॉलिएस्टर है, ठीक है, तो 3 हो गया। एक्रिलिक क्या होता है, तो इसका उपयोग जो है ऊन, स्वेटर अथवा शॉल बनाने में किया जाता है, तो ठीक है, तो 2 1 3 4 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। देख सकते हैं कि ए सही हो गया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि रेयॉन जो है या फिर नायलॉन, टेरिलीन या फिर एक्रिलिक आपका जो है सभी संश्लेषित आपका रेशे हैं। रेयॉन जो है स्पेशली आपका कृत्रिम रेशम कहलाते हैं। इसे जो काष्ठ लुगदी के आपका जो है आपका इसे काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह रेशम से सस्ता होता है। नायलॉन का निर्माण जो है कोयले, जल और वायु से किया जाता है। यह आपका प्रथम रूप से जो है संश्लेषित रेशा है, ठीक है। प्रबलता के मामले में यह आपका एक नायलॉन का तार और इस्पात के तार से अधिक आपका प्रबल होता है। टेरिलीन क्या होता है, एक जो है लोकप्रिय आपका पॉलिएस्टर होता है, ठीक है, और पॉलिएस्टर रेशे से आपका निर्मित कपड़ों पर आपका आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। एक्रिलिक जो होता है वो स्पेशली आपका जो है उपयोग ऊन में, स्वेटर में, शॉल में, कंबल बनाने में किया जाता है। इसमें आपके वस्तुएं जो है कीमत से सस्ती हो जाती है तथा इसका रख रखाव आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या है कि आग बुझाने के लिए जो है कर्मचारी के आपके परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे आपको अग्निरोधक बनाती है। तो ये कौन सी परत होती है, तो मेलामाइन का ये परत होता है। तो आपका 3 का ए हो जाएगा। डिटेल देख लीजिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे बताया जा रहा है कि आग बुझाने वाले जो कर्मचारियों के परिधानों में स्पेशली क्या होते हैं कि आपका मेलामाइन नामक आपका प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। मेलामाइन आपका आग प्रतिरोधक होता है तथा अन्य प्लास्टिक की जो अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है, ठीक है, क्योंकि ये बनाया ही जाता है आग के लिए। स्पेशली बेकेलाइट जो है ऊष्मा और विद्युत का जो है कुचालक है, बैड कंडक्टर है बेकेलाइट। ये आपका बिजली के स्विच, विभिन्न आपका बर्तनों के हत्थे, ठीक है, हैंडल में आदि बनाने में किया जाता है। पॉलिएस्टर जो होता है पॉलीअरेस्टर की आपका इकाई की पुनरावृत्ति से बना है, ठीक है, यानी आपका जो है पॉलीअरेस्टर से मिलके बना है। तो एस्टर वे रसायन जो आपका फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, ठीक है, तो फलों को गंध जो है प्रदान करते हैं आपका एस्टर। टेफ्लॉन जो है वो कंसीडर किया जाता है विशेष प्लास्टिक के रूप में जिस पर आपका तेल और जल नहीं चिपकता। यह आपका भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाला आपका परत लगाने के काम आता है, ठीक है, तो हमने ये देख लिया। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे धातु और आपका जो है अधातु को, ठीक है, तो यहाँ पे जो है धातु और अधातु है चैप्टर 4। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा जो है कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था पे होता है, तो मरकरी एक धातु है, ठीक है, और द्रव अवस्था पे होता है कमरे के तापमान पर भी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग मरकरी यानी पारा केवल ऐसे आपके धातु हैं जो आपके कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। दोनों को ही याद रखिएगा, मुझे तो सिर्फ सोडियम पता था लेकिन यहाँ पे पोटेशियम भी बताया जा रहा है, तो आप दोनों को याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कॉपर के जो है बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु खुला रखने पे, ठीक है, नम वायु में खुला रखने पर उन पर आपके हल्की हरा पदार्थ जम जाता है। तो ये आपका जो है क्या होता है कि यह पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो किससे बना होता है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कॉपर कार्बोनेट है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जो है स्पेशली 1A और B दोनों सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में आपका खुला रखा जाता है तो उस पर आपका हल्की हरी परत जम जाती है, ठीक है। यह आपका हरा पदार्थ जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी CuOH2 और आपका कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का जो है वो मिश्रण होता है, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया और कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपको जो बताना है कि कौन सा जो है एक अति सक्रिय आपका अधातु है। अति सक्रिय अधातु में है तो जो आपका जो है वो वायु में आपका खुला छोड़ देने पे आग लग जाती है, तो फॉस्फेरस है, तो ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका फॉस्फेरस हो गया, उसके अलावा आयोडीन, ब्रोमीन जो है वो तीनों अधातुएँ ही हैं, ठीक है। सामान्यतः अधातु जल से आपका विक्रिया नहीं करते हैं, परंतु यदि वे वायु में बहुत
बहुत सक्रिय हो सकते हैं, ठीक है, वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। ये तीनों में आपका फास्फोरस एक बहुत ही अधिक बहुत सक्रिय अधातु है। फास्फोरस क्या है, अधातु है। ये आपका जो है वायु में खुला छोड़ देने पे आग पकड़ लेती है, और फास्फोरस में जो है वो आपका वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो तो इसे जो है जल में रखा जाता है, ठीक है, यानी आपका जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो तो ठीक है, इसको जल में रख देते हैं। ब्रोमीन जो है इसको क्या है, तो आपका ब्रोमीन जो है वो एक तरह का अधातु है, ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पे आपका जो है वो द्रव्य अवस्था में रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्रोमीन अधातु है और पारा जो है वो धातु में आपका कमरे के तापमान पे आपका द्रव्य अवस्था में रहता है। सोडियम क्या होता है, तो धातु है जो आपका अभिक्रियाशील होता है। यह आपका ऑक्सीजन और आपका जल के साथ अत्यंत आपका तीव्र अभिक्रिया करती है। इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है और यह आपका मिट्टी के तेल में संचित होता है। तो याद रखिएगा इस फास्फोरस को जल में, ठीक है, और सोडियम को क्या करते हैं, तो सोडियम को जो है वो आपका किस में रखते हैं, तो मिट्टी के तेल में रखते हैं। दोनों को याद रखेंगे। सोने के पुराने आपके आभूषण जो है वो में चमक लाने हेतु पॉलिश किया जाता है। तो पॉलिश करने के बाद जो है आभूषण का वजन पुराने वजन से क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सोने की पॉलिश के दौरान जो है रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो है आभूषण की जो ऊपरी होती है वो परत हट जाती है, इस जिससे आपका आभूषण नए की तरफ जो है मतलब नए की तरह चमकने लगते हैं, परंतु ऊपरी परत हटने के कारण वजन में कमी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि सोना ही पूरा झड़ जाता है, ठीक है। यहाँ कोयला और पेट्रोलियम को देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोयला पेट्रोलियम विश्व का पहला जो है वो तेल कुआं जो है निम्नलिखित में से कहाँ प्रवेदित यानी ड्रिल किया गया था, तो ये आपका पेंसिल्वेनिया में किया गया, तो ए हो जाएगा। विश्व का जो पहला आपका ये आपका घटना चक्र में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। विश्व का जो पहला आपका तेल यानी कुआं जो है पेंसिल्वेनिया आपका अमेरिका में 1859 में ड्रिल यानी प्रवेदित किया गया था। इसके 8 वर्ष बाद जो 1867 में आपका असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का जो है वो आपका, ठीक है, तो 8 वर्ष बाद जो है माकुम में किया जाता है असम में, ठीक है। आपका भारत में तेल जो है वो स्पेशली आपका असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी, कृष्णा नदियों के बेसिन में पाई जाती है, तो याद रखेंगे। मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए जो है स्पेशली भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली आपका नेफ्थलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे आपका प्राप्त होता है, कोलतार से प्राप्त किया जाता है, बी हो जाएगा। नेफ्थलीन जो वाइट वाली नहीं होती है, तो वही नेफ्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त की जाती है, जो कोक और कोलतार और कोल गैस कोयले से प्राप्त होता है, ठीक है। कोक, कोलतार और कोल गैस कोयले से प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे प्राकृतिक गैस की आपके उच्च दाब पर आपका संपीड़ित करके जो है प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है और हमारे देश में प्राकृतिक गैस जो है वो त्रिपुरा, राजस्थान, उसके अलावा क्या है, तो आपका महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी जो है वो आपका डेल्टा में पाई जाती है। तो पेट्रोलियम भी आपने देखा होगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है, और ये जो है आपका यहाँ पे प्राकृतिक गैस भी आपका जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है। तो ऐसे करके रिलेट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन है, तो कौन सा जीवाश्म ईंधन है, तो आपका कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस है, तो सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो स्पेशली जो है पेट्रोलियम के परिष्करण से आपका जो है वो प्राप्त किया जाता है, तो क्या प्राप्त किया जाता है, तो प्रयुक्त तो सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका सी हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, मिट्टी का तेल हो जाएगा, पैराफिन, मोम हो जाएगा, स्नेहक तेल भी हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, प्रयुक्त सभी। देख सकते हैं डिटेल में यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे प्रयुक्त आपका जो है सभी पेट्रोलियम के परिष्करण से आपका प्राप्त होता है। इसके आपका अलावा पेट्रोलियम जो है पेट्रोल जो है द्रवित पेट्रोल गैस बिटुमिनस भी आपका पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त होते हैं। तो आपका एलपीजी जो होते हैं वो और आपका बिटुमिन होता है वो, ठीक है, तो याद रखिएगा। वाहन ज्वाला को देख लीजिए स्पेशली क्या होगा। दहन और ज्वाला में बताया जा रहा है कि पदार्थ के दहन यानी कंबशन और आपका ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर जो होते हैं वो आपको बताना है कि कौन सा सही है। पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है और इस प्रकार में आपका ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही।
ज्वलन ताप पे वह आपका न्यूनतम ताप होता है। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर आपका दाह्य पदार्थ यानी ईंधन आग आपका पकड़ता है, ठीक है। फास्फोरस का दहन वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान पर ही होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा सभी, ठीक है। तो स्पेशली क्या हो जाएगा कि 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो तीनों कथन सही है। दहन की प्रक्रिया में आपको पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देता है। दहन के लिए जो है वो आपका ऑक्सीजन यानी आपका वायु आवश्यक होता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका जो है जलन ताप कहलाता है, ठीक है। आपका बताया जा रहा है कि फास्फोरस का ज्वलन ताप इतना निम्न होता है कि वह कमरे के ताप पर ही आपका जो है वायु की उपस्थिति में जल उठता है। किसका, फास्फोरस आपका निम्न ज्वलन ताप की वजह से ही जल उठता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि तो यहाँ पे आपको सही बताना है, ठीक है। तो निरापद जो है स्पेशली सेफ्टी है, तो ये आपका क्या है, तो आपका निरापद जो सेफ्टी माचिस के निर्माण में उपयुक्त आपका रसायन बताना है। तो कौन सा प्रयुक्त रसायन किया जाता है। इसकी तिल्ली के सिरे में आपका एंटीमनी आपका ट्राईसल्फाइड यानी आपका तिल्ली के सिरे में जो ये नहीं होता है माचिस वाला, ठीक है। तो आपका क्या होता है कि एंटीमनी ट्राईसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO जो होता है आपका लगा होता है, बिल्कुल सही। इसके रगड़ने वाली सतह पर आपका जो है चूर्णित कांच और सफ़ेद आपका फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नहीं, लाल फास्फोरस होता है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है ए सही हो गया। निरापद जो सेफ्टी जो माचिस होते हैं कि तिल्ली के सिरे पे एंटीमनी ट्राईसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट जो होते लगे होते हैं। एंटीमनी ट्राईसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगे होते हैं। पहले इन आपका दोनों रसायनों के साथ जो सफ़ेद फास्फोरस का जो उपयोग भी होता था, परंतु आपका जो हानिकारक प्रभाव के कारण निरापद माचिसों में इसका प्रयोग जो है वो आपका क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। पहले सफ़ेद फास्फोरस होता था। निरापद आपका माचिस के की रगड़ने वाले आपके सतह पे चूर्ण कांच और आपका जो है वो आपका लाल फास्फोरस होता है, ठीक है, जो कम खतरनाक होता है। वाइट फास्फोरस ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। माचिस की आपकी जो है तिल्ली की खुरदरी सतह पे रगड़ने से जो है वो कुल आपका कुछ जो है लाल फास्फोरस में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। परंतु आपका जो है तुरंत जो है माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से आपका प्रक्रिया करके जो है पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, ठीक है। इसमें एंटीमनी ट्राईसल्फाइड का जो है वो दहन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है आपका सही है बताना। आग बुझाने वाले का कार्य जो है वो वायु ऑक्सीजन का प्रभाव काटना एवं आपका ईंधन का ताप कम करना या दोनों होता है। इस संदर्भ में आपको विचार करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आग में आपका जल डालने पे जो है वो आपका उत्पन्न आपका जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है और आपका वायु की आपूर्ति बंद कर देती है, ठीक है। उसके अलावा आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग करने पर ये आग जो होते हैं को एक कंबल की तरह लपेट लेता है, जिससे कि ईंधन और जो है ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, तो आपका संपर्क टूट जाता है। तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, उपयुक्त दोनों सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जल यानी ज्वलनशील आपका पदार्थ को ठंडा करता है, ठीक है। जल जो है ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है तथा इससे उत्पन्न आपका जल वाष्प जो है वो ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेती है। जिससे क्या होता है कि वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। जल सबसे अधिक आपका प्रचलित अग्निशमक है, परंतु विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड आग को जो है वो कंबल की आपकी तरह आपका लपेट लेती है। इससे क्या होता है कि ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः जो है आग पर आपका नियंत्रण हो जाता है। इससे क्या होता है कि विद्युत उपकरणों को कोई भी जो है हानि नहीं पहुंच पाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊंचे दाब पर आपका द्रव के रूप में आपका सिलेंडरों में भरी जाती है, अतः छोड़े जाने वाले ये आपका बहुत अधिक फैली होती है, ठीक है। छोड़े जाने पर ये आपको बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, जिससे जो है ईंधन का जो है ताप भी कम हो जाता है, ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने पर जो है दूसरा तरीका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, यानी जो है वो आपका पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का जो है भारी मात्रा में छिड़काव होता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का जो दूसरा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के आपका पाउडर का जो है वो आपका भारी मात्रा में छिड़काव है। आगे बताया जा रहा है आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि कौन सा जो है वो आपका सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है, तो मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में तो बात की जा रही है इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसके आपका दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। इसका दीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि ये सही बताना है, तो आपका दोनों सही होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दहन के समय जो आपका पदार्थ वाष्पित होता है वही आपका ज्वाला का निर्माण करती है। ठीक है, मोमबत्ती में दहन के समय उत्पन्न ज्वाला के 3 आपका भिन्न क्षेत्र होते हैं। ज्योतिहीन क्षेत्र होते हैं, दीप्त क्षेत्र होते हैं, अदीप्त क्षेत्र होते हैं। इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले आपका जो है कार्बन जो है कण उपस्थित होते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला का अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। ये आपका ज्वाला का जो है सबसे आपका बाहरी क्षेत्र है जो आपका नीले रंग का होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि आपको बताना है कि आपका कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ईंधन को अपूर्ण दहन से आपका विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, नहीं आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है ना, आपका कार्बन में जो है वो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व यानी उष्ण यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, तो बिल्कुल सही है, CO2 के ज़्यादा होने से होता है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अब वर्षा में घुल करके अम्ल वर्षा उत्पन्न करते, बिल्कुल सही, तो 2 और 3 सही है, पहला आपका गलत है। तो देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि क्योंकि ईंधन के अपूर्ण दहन से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, ये आपका अत्यंत विषैली गैस है। अधिकांश ईंधनों के आपका दहन से पर्यावरण में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिसकी अधिक आपका मात्रा संभवतः जो है वो विश्व उष्मन का कारण बनती है। आगे बताया जा रहा है कि कोयले और आपका डीजल के दहन से जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कोयले और डीजल के दहन से क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये आपका अत्यंत दमघोटू और संक्षारक होता है। इसके अतिरिक्त जो है पेट्रोल इंजन आपका नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड होते हैं। सल्फर और जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में आपका घुल जाते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा आपका जो है अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा ही आपका अम्ल वर्षा होती है। कौन सी गैस, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अम्ल वर्षा जो होती है फसलों भवनों मृदा के लिए जो है हानिकारक है। मोटर वाहनों में जो है CNG यानी कंप्रेस्ड संपीड़ित आपका प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की उपयोग से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन जो है अल्प मात्रा में होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो कथन असत्य है। तो आदर्श ईंधन के बारे में असत्य पूछा जा रहा है। यह जो है आपका आदर्श ईंधन जो है सस्ता होता है, आसानी से उपलब्ध एवं वहन योग्य होता है, बिल्कुल सही। यह ऐसे गैसीय और अवशेष नहीं छोड़ता है जो पर्यावरण को संदूषित करते हैं, बिल्कुल सही। यह आसानी से जलने वाला और इसका ऊष्मीय मान क्या होता है, उच्च होती है, ये भी सही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका इसका ऊष्मीय मान जो है क्या होता है कि आपका निम्न और ज्वलन जो है ताप आपका अत्यधिक होता है, गलत है। अभी तो हमने पढ़ा ना, आदर्श ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक और ज्वलन ताप जो निम्न होता है। तो ज्वलन ताप क्या होता है, ये निम्न होता है, ये निम्न होता है और ये उच्च होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसलिए डी गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पौधे और जंतुओं का संरक्षण को देखिए, तो वनोन्मूलन की से होने वाले आपके प्रभाव के संदर्भ में कौन सा जो है सही नहीं है। तो देखिए पृथ्वी पे आपका जो है तापमान के स्तर में वृद्धि होगी, वन उन्मूलन होगा, तो बिल्कुल सही। भौम जल स्तर नीचे जाएगा, बिल्कुल सही। मृदा के गुण अप्रभावित रहते हैं, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि प्रभावित होते हैं। मृदा की जल धारण क्षमता घटती है, तो ये भी हो जाएंगे, लेकिन सी सही नहीं है। चलिए देख लीजिए,
यहाँ पे बताया जा रहा है कि सी जो है वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ए, बी और डी जो है सही है। वन उन्मूलन से आपका कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में कमी आती है, जिससे आपको वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। चूँकि जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका पृथ्वी पे द्वारा आपका जो उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण का प्रग्रहण कर लेती है, अतः इसके आपके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का जो है ताप बढ़ जाता है, वैश्विक उष्णन होता है। वन उन्मूलन से जल स्तर भी घटता है। उसके अलावा जो है मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण जो वनोन्मूलन है, इससे क्या होता है कि मृदा अपरदन होता है। अपरदन से मृदा में आपका ह्यूमस की कमी होती है तथा उर्वरता भी घटती है। अपरदन मरुस्थलीकरण का कारण भी बनता है। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण जो है क्षमता और भूमि की ऊपरी सतह से आपका जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी आपका विपरीत जो है वो प्रभाव पड़ता है, जो है बाढ़ की समस्या को और अधिक बढ़ा देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या है कि आपको सही बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा सही है। तो इसमें बताया जा रहा है क्या है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो है वो पेड़ पौधे और जीव जंतु क्रमशः उस क्षेत्र में वनस्पति जात यानी फ्लोरा और प्राणी जात कहलाते हैं। यानी आपका स्पेशली फ्लोरा एंड आपका क्या कहे जाते हैं। तो देखिए पेड़ पौधे क्या हो गए, वनस्पति जात हो गए, और आपका जो है जीव जंतु जो फौना हो गए, प्राणी जात हो गए। पौधा जो है वो आपका पौधे और जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र से विशिष्ट पहचान से पाई जाती है, यानी एक्सक्लूसिवली आपका पाई जाती है, तो उसे जो है उस क्षेत्र का विशेष स्थानीय प्रजाति कहते हैं। इंडेमिक आपका स्पेसीज कंसीडर किया जाता है अगर वो विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती हैं, तो ठीक है। तो आपका बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। उपयुक्त दोनों जो होते दोनों कथन सही है। किसी विशेष क्षेत्र के सभी पौधे या जंतु जो होते हैं उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात होते हैं के नाम से जाने जाते हैं। पौधे और आपका जंतुओं की आपकी वह प्रजाति जो आपका किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है उसे स्थानिक कहा जाता है, प्रजाति कहा जाता है। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। स्थानिक का मतलब ही होता है ना कि उसी स्थान पे, ठीक है, किसी अन्य क्षेत्र पे नहीं होंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बताना है कौन सा आपका सही बताना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो 3 का जो है वो क्या हो जाएगा, तो स्पेशली आपका डी हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पे प्राणी जात में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वनस्पति जात और प्राणी जात तथा उसके आवासों के संरक्षण हेतु आपका संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए। तो संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में आपका कौन सा सही है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभयारण्य जो होते हैं वह आपका क्षेत्र जहाँ प्राणियों और आपका अथवा जंतुओं को मारना या फिर उनका शिकार करना अथवा उनको पकड़ना जो है पूर्णतः निषिद्ध होता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय उद्यान जो है वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे आपका स्वतंत्र यानी निर्बाध रूप से आपका आवास और प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि जैवमंडल का जो है आपका आरक्षित क्षेत्र जो होते वन्य जीव होते हैं, पौधे होते हैं, जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आपके आदिवासियों के जो है वो प्रारंभिक आपका ढंग से जीवन यापन हेतु जो है वो विशाल आपका संरक्षित होते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है, डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि वनस्पति जात या प्राणी जात तथा उनके आपके आवासों के संरक्षण हेतु विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों में आपका अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं। अभयारण्य वह आपका स्थान है जहाँ आपके प्राणियों और आपका जंतुओं को मारना या फिर उनका शिकार करना अथवा उनको पकड़ना जो है वो आपका पूर्णतः निषिद्ध होता है। अतः जंतु और उनके आवास किसी भी विक्षेप से आपका सुरक्षित रहते हैं। यहाँ जो है स्थानिक आपका लोगों और कुछ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। यह विशेषता इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान से अलग आपका करती है। राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वन्य जीव के विकास के लिए आरक्षित ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां बफर जोन और आपका कोड जोन में आपका किसी तरह की आपके मानवीय क्रियाकलाप पूरी तरह से निषिद्ध होता है। अतः यहाँ जो है वो वन्य जीव आपका जो है स्वतंत्र रूप से जो है वास एवं आपका प्राकृतिक संसाधनों का जो है उपयोग करते हैं। वन्य जीव जो होते हैं पौधे और जंतु संसाधनों और तथा उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक आपका ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल आपका संरक्षित क्षेत्र जो होते हैं वो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं। ये आपका इतने बड़े होते हैं कि इनके अंदर जो है वो आपका, ठीक है, एक अंदर क्या होता है कि इनके अंदर एक अधिक आपका राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य आपका आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया।
आ सकते हैं। इसे जो आरक्षित क्षेत्र आपका जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ये उस क्षेत्र की संस्कृति को बनाए रखने में आपका सहायक होता है। जैव विविधता का अर्थ किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की जो है विभिन्न प्रजातियों से है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि भरतपुर जो राजस्थान में है, काजीरंगा असम में, लोकचाव हो गया वन जो है वो जंतु अभयारण्य, ग्रेट निकोबार आपका जो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो बायोस्फीयर जो होते हैं वो रिजर्व बृहत जो है निकोबार आपका जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में है, जो आपका निकोबार वाला। तो ये क्या है कि आपका इत्यादि संरक्षित क्षेत्र के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ऐसे संरक्षण के प्रयासों के अंतर्गत ही भारत जो है वन संरक्षण अधिनियम एवं आपका प्रोजेक्ट जो है टाइगर भी आपका अस्तित्व में आया है। तो 1973 में है जो प्रोजेक्ट टाइगर आया है, हाथी का 1992 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो आपका जो है सही कथन बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पंचमढ़ी के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो विचार करना है। इसके अंतर्गत जो पेंच नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी पंचमढ़ी आपका नामक दो वन्यजीव अभयारण्य तो नहीं, ये नहीं है पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र के लिए। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो बाइसन जिसको बोलते हैं, भारतीय विशाल गिलहरी, इंडियन जॉइंट स्क्वायरल तथा उड़ने वाले गिलहरी, इस आपका क्षेत्र के स्थानिक प्राणी है। बिल्कुल सही। इस क्षेत्र में चट्टानों में आवास और शैल आपका चित्रकला के रूप में मानव गतिविधियां के प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। तो 2 और 3 सही है। ठीक है, तो आपका बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 गलत है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे हो जाएगा कि 1 गलत है, क्योंकि पंचमढ़ी आपका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी और पंचमढ़ी नामक 2 जो है वन्य जीव अभयारण्य आते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का प्रथम आपका आरक्षित यानी रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक है, इसके यहाँ पे आपका यहाँ पर सर्वोत्तम किस्म की आपकी जो है टागौन यानी आपका जो सागौन यानी आपका टीक मिलती है। बाइसन और जिसको बिसन बोलते हैं, और जो है भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाले गिलहरी इस क्षेत्र के स्थानिक प्राणी और साल और जंगली आम के जो है वो पेड़ इस क्षेत्र के जो है स्थानिक वनस्पति है। साल, सागौन, आम, जामुन आपका सिल्वर फर, अर्जुन उसके इत्यादि यहाँ की वनस्पति जात, और चिंकारा, नीलगाय और वकीम आपका बार्किंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि यहाँ के प्राणी जात हैं। आगे बताया जा रहा है कि पंचमढ़ी आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो राष्ट्रीय उद्यान से आपका चट्टानों में आपका आवास और उन पर आपका शैल चित्रकला के रूप में जो मानव गतिविधियाँ के प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है क्या कि आपको यहाँ पे है कि रेड डाटा यानी स्पेशली रेड डाटा बुक से कौन सही है। तो यहाँ पे यह पुस्तक जो है इसमें आपका सभी संकट प्रजातियाँ का रिकॉर्ड होता है। तो 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और आपका गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 और 2 गलत है, क्योंकि रेड डाटा बुक पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें आपका जो है संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतु और आपका अन्य प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कुछ आपका जो संकटग्रस्त आपका थ्रेटेंड आपका वन्यजीव हमारे वन्यजीव अभयारण्यों में संरक्षित और सुरक्षित है। संरक्षित क्षेत्रों में बड़े छोटे दोनों प्रकार के जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, क्योंकि परितंत्र में अनेक उनके योगदान को जो अनदेखा नहीं किया जा सकते। बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक होती है। पारितंत्र का हिस्सा है, तो स्पेशली आपका सारे जो है पारितंत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो आपका इकोसिस्टम का सभी पेड़ पौधे, अजैव घटक, उसके अलावा जो है वो प्राणी और सूक्ष्म जीव हो जाएंगे। तो आपका सभी हो जाएगा। देखिए किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी और सूक्ष्म जीव जो अजैव घटक, जैसे आपका अजैव घटक में क्या होता है, जलवायु हो गया, मिट्टी में हो गया, भूमि का, नदी, डेल्टा, धूप इत्यादि जो संयुक्त रूप से इसके पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो 8 वाला चैप्टर हम लोग अगले दिन देखेंगे। ठीक है ना। चलिए 7 चैप्टर तक आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। और अगर आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो खुद का ख्याल रखो, पढ़ते रहो। टेक केयर।